और हम बात कर रहे थे हमारी टॉपिक इकोनॉमी के इन्फ्लेशन के बारे में। सो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर्स में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जैसी चीजों को देख चुके थे और हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एंड हम बात कर चुके थे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कौन से कॉजेस की वजह से यहाँ पर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले थे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमें ये दिखता है कि कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि अचानक से मार्केट में जो है उसकी डिमांड बढ़ गई, है ना। तो डिमांड बढ़ने के कारण आता है कौन सा इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। But when you talk about the cost push inflation, so the reason behind the cost push inflation is the increase in the is the decrease in supply, and due to which the cost of the commodity increases। मतलब यहाँ पर जो है डिमांड जो है हमारी, वो तो चलिए मान लिया कि नॉर्मल स्टेज पर है, ठीक है। डिमांड बढ़ने के कारण हमने कहा था कि इन्फ्लेशन आ सकता है, तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारा आई फॉर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब अगर मान लो आप कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही हो और अचानक से उस प्रोडक्ट का जो सप्लाई जो है वो नीचे गिर जाए, ठीक, तो उस सप्लाई के नीचे गिरने के कारण इसका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना है? इन्फ्लेशन भी बढ़ना है। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए हम बात करें पेरिशेबल गुड्स में, हम बात करते हैं चलिए किसी भी प्रकार की सब्जी, किसी भी प्रकार के वेजिटेबल की या किसी भी प्रकार के फ्रूट्स की। तो मान लीजिए कि एक कोई वेजिटेबल का जो है स्टॉक लॉट जो है पूरा का पूरा वो आने वाला था हमारे शहर में, ठीक है। और हमारे शहर में आने से पहले या हमारे स्टेट में आने से पहले हुआ ये कि जो लॉट हमारे स्टेट के लिए हमने परचेस किया था वो पूरा का पूरा लॉट जो था उसका 80% ऑफ प्रोडक्ट खराब हो गया, 80% ऑफ वेजिटेबल्स खराब हो गई, सड़ गई। बची कितनी? केवल 20%। तो अब आपको मालूम है कि अगर हमारी जो खपत है, हमारा जो कंजम्पशन था वो 100% के अमाउंट का था, लेकिन हमारे पास आ कितना रहा है? केवल और केवल 20%। तो क्या होगा? लोगों के बीच में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अरे भैया सारा कुछ खत्म हो गया, खराब हो गया, क्या किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे सेलर्स होते हैं दे विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द सेम, और इसके वजह से बढ़ेगी कॉस्ट और आएगी महंगाई। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई घट रही है, और सप्लाई घट रही है क्योंकि कॉस्ट जो है बढ़ रही है हमारे प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन की कॉस्ट किन कारणों से बढ़ सकती है उस पे बात करें अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन होता है, सो देयर आर 4 थिंग्स, और यू कैन से दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, आफ्टर इट आपको चाहिए कैपिटल, ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब अगर आपके पास लैंड है तो लैंड पे क्या लगता है? रेंट लगता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो सिचुएटेड है किसी लैंड पर, वो लैंड मान लीजिए किराए का है, तो उस पे वहां पे रेंट लग रहा होगा, ठीक। फिर आपके पास लेबर्स हैं, आप लेबर्स के थ्रू अपना काम चला रहे हैं, आप लेबर्स के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं लेबर्स का। तो लेबर्स को क्या चाहिए? लेबर्स को चाहिए वेजेस, राइट। उनको अगर आप वेजेस नहीं देंगे तो लेबर काम क्यों करेगा? देन हमारी जो कैपिटल होती है उस पर लगता है इंटरेस्ट। तो जनरली क्या होता है कि जब हम इस तरीके के बिजनेसेस करते हैं तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, बोरोइंग्स के थ्रू ही कैपिटल का जो है ट्रांजैक्शन होता है। तो जब कभी भी आप बोरो करते हो तो बोरोइंग में हमेशा क्या लगता है? इंटरेस्ट। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट की। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है एंटरप्रेन्योर, एंड एंटरप्रेन्योर वांट्स व्हाट? एंटरप्रेन्योर वांट्स प्रॉफिट, ठीक है। जब तक किसी भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो बिजनेस क्यों करेगा, राइट। सो यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के होते हैं, और इन 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्टली इनको भी कहीं ना कहीं से मनी से रिलेट किया गया है, ठीक। इसके अलावा हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर रॉ मटेरियल्स के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाए तो क्या होगा?
तो भी हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब मान लो आप कि जिस लैंड पर आपका जो भी प्रोडक्शन हाउस है, जो भी यूनिट है वो सिचुएटेड है, प्रोडक्शन यूनिट, और वहां का रेंट अचानक से बढ़ा दिया जाए तो आपका नुकसान होने वाला है, आपको एक्स्ट्रा पैसा जो है वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर लेबर्स बोल रहे हैं नहीं हमारे वेजेस भी बढ़ाओ, हम इतने कम वेजेस में काम नहीं कर सकते, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। फिर कैपिटल पे लग रहा था इंटरेस्ट, और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जो बैंकिंग की जो बैंक रेट्स थे, जो पॉलिसीज थी, उनके कारण लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ गया अचानक से। ठीक है, फिर इसके बाद एंटरप्रेन्योर को भी चाहिए प्रॉफिट, तो भाई अगर एंटरप्रेन्योर की इनकम लिमिटेड है और यहाँ पर उसके खर्चे जो हैं ये सारे के सारे बढ़ेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर ये करेगा कि फिर चलो एंटरप्रेन्योर यहाँ से जो बढ़ने वाले सारे खर्चे हैं वो इनका भुगतान करने के लिए जाएगा कहाँ, यहाँ पर। यानी जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसका क्योंकि इनपुट कॉस्ट अब बढ़ गया है तो उस प्रोडक्ट का रेट भी मार्केट में बढ़ाया जाएगा, जिसके थ्रू वो यहाँ से अपने जो भी लॉसेस हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको कवर करना चाहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो कॉज है, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो पहला कॉस्ट तो जो है वो होता है हमारे यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बात आती है कि भाई मनी सप्लाई, डिफेक्टिव सप्लाई चेन जो होती है हमारी, उसकी वजह से कैसे हमारा इन्फ्लेशन आ रहा है। ठीक, अब आप देखो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, या जो व्यक्ति उस सप्लाई चेन को मैनेज करने वाले होते हैं वो बीच में से आकर के होर्डिंग या स्पेकुलेशन जैसी चीजें करें। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, और स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो सट्टा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आने वाला है या जो भी सप्लाई चेन के माध्यम से एक जगह से यूनिट से निकल करके मार्केट तक पहुंचने वाला प्रोडक्ट था, अचानक से ये हुआ कि वहां पे सप्लाई चेन में आ गए कुछ डिफेक्शन ऐसे आ गए कि मान लीजिए या तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति ये लेकर आ रहा था उसके तरफ से कुछ डिफेक्शंस आए, और एल्सवेयर यू कैन से दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्शंस कैसे, अब भाई आपको एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई प्रोडक्ट लाना है और वहां का रोडवे ही वैसा नहीं है कि उसके प्रोडक्ट्स आप मंगा सको, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रेलवेज वहां चलती नहीं हो, अब आप एयरवेज से तो इसको भेजेंगे नहीं, इतना कॉस्टली प्रोडक्ट भी कोई नहीं है कि भाई आप उसको एयरवेज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करें, राइट। सो अगर कुल मिलाकर के सप्लाई चेन यानी कि बाय द मीन्स ऑफ विच वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, वहां पर कोई गड़बड़ होगी तो भी हमारे लिए ये इस इन्फ्लेशन का खतरा बनेगा। फिर अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो कई प्रोडक्ट्स पर देती है सब्सिडीज, जैसे हमारे गैस सिलेंडर्स, राइट। तो अगर मान लीजिए कि गैस सिलेंडर्स पर दी जाने वाली सब्सिडीज जो हैं अचानक से कम कर दी जाए, ठीक, तो क्या होगा, वो सिलेंडर जो प्रेजेंट टाइम में आप 600 to 700 में परचेज कर सकते हो, वो आपको 1100 और 1000 समथिंग में परचेज करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका all of a sudden there will be an increase in the cost, क्योंकि यहाँ से सब्सिडी जो है वो डिक्रीज हो गई, राइट। फिर डायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ा दिए जाए, तो हमने जैसे देखा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता था, डायरेक्ट टैक्सेस डिक्रीज कर दिए जाते थे, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में डायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ा देंगे तो उस प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर दी जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने के कारण भी जो हमारा किसी भी सब प्रोडक्ट है या कमोडिटी है उसका कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, and whereas the demand pull inflation was occurring due to the increase in the aggregate demand of commodities available in the market, right? So these were the two types of inflations which we were supposed to discuss. Next हम बात करते हैं structural या bottleneck inflation की। तो structural या bottleneck inflation क्या होता है, इसको समझते हैं। एक्चुअली में जो सप्लाई साइड मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसी की वजह से होने वाला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कहलाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, राइट। यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस हमने जैसे अभी देखा पीछे कि डिफेक्टिव सप्लाई चेन होने के कारण भी
जो है प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रीजन्स जो कि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू भी इजीली एक्सेसिबल ना हो, वहां पर काफी मेहनत मशक्कत के बाद अगर कोई प्रोडक्ट पहुंचाया जा रहा है, देन ऑब्वियसली सी बात है कि जो व्यक्ति उसे सेल करेगा वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहेगा, बिकॉज उसने बैकग्राउंड में उतना इनपुट किया है। अगर उस इनपुट कॉस्ट में एक रेगुलर एक्सेसिबल कंट्री, एक रेगुलर एक्सेसिबल आप कह सकते हो सिटी के पास आपको उस प्रोडक्ट को बेचना होता या भेजना होता, तो इतना ज्यादा जो है कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। बट क्योंकि ये जो जगह थी जहां पर वो प्रोडक्ट भेजा जा रहा है वो एक्चुअली में एक्सेसिबल ही नहीं है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, दैट्स वाई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको फिर यहाँ से कॉस्ट जो है वो कवर करना होता है। तो सप्लाई डिक्लाइंस ड्रास्टिकली वेयर एज द डिमांड रिमेन्स द सेम। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में भी सेम है कि सप्लाई अचानक से गिर जाएगी वेयर एज डिमांड विल रिमेन द सेम, राइट। जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में सप्लाई भी गिर रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है, क्योंकि वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे पड़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इन तीनों टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को वन वर्ड में समराइज करने की, तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है ये तब आता है जब किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ जाए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब आता है जब किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, और स्ट्रक्चरल या बॉटलनेक इन्फ्लेशन तब आता है जब सप्लाई अचानक से गिर जाए और डिमांड वैसी की वैसी बनी रहे, राइट। सो दीज वर द थ्री काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच वी वर सपोज्ड टू नो। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है। इनके फैक्टर्स को अगर हम समझ लें तो फिर हमारे लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी और एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि अगर कभी भी हमारे यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन जैसी चीजें होती हैं तो किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली है। सो फर्स्टली हम देखते हैं सप्लाई साइड मेजर्स, फिर आते हैं कॉस्ट साइड मेजर्स और फिर आती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या हैं ये हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, और अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक अवेलेबल है। तो अब अगर हम बात करें सप्लाई साइड मेजर्स की या कॉस्ट साइड मेजर्स की, तो ये दो तरीके से हम हैंडल करेंगे। हमने कहा कि डिमांड बढ़ गई तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया, तो डिमांड बढ़ गई तो डिमांड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई साइड मेजर्स के थ्रू या कॉस्ट साइड मेजर्स के थ्रू उसको कंट्रोल करें। और अगर हमने कहा कि कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई इसलिए हमारे यहाँ पे महंगाई आ रही है, तो फिर वही चीज है कि कॉस्ट की मदद से ही हम उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सप्लाई साइड मेजर्स में हम क्या करते हैं, दैट गवर्नमेंट में इंपोर्ट द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज जिनकी हमारे यहाँ पे शॉर्टेज हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट में इंपोर्ट गुड्स जिनकी शॉर्टेज हो। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं पल्सेस, राइट। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि कोई एक पल्सेस का टाइप है जिसकी हमारे यहाँ पे अभी चल रही है शॉर्टेज, या इस बार हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ उस पर्टिकुलर पल्स का सीजन वाइज वो उतना बेटर नहीं था जितने की हमारा अकेला कंजम्पशन है। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली है कि रेट जो है उनके बहुत हाई जाने वाले हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरे देशों से उस पर्टिकुलर पल्स की वैरायटी को इंपोर्ट कर लेगी, जिससे हमारे यहाँ का जो मार्केट है उसमें उस पल्स की जो क्वांटिटी हमारी रिक्वायर्ड है कंजम्पशन के लिए वो मेंटेन हो जाए। और जब वो मेंटेन हो जाएगी तो फिर हमारे यहाँ पे पल्सेस के रेट उतना ज्यादा नहीं होने वाले, राइट। शॉर्ट टर्म ये जो है एक प्रकार का आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म मेजर होता है, जिसके थ्रू हम केवल और केवल उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही इसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के साथ ही हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड में कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास लैग में चल रहा है स्टॉक उसको हम कितना जल्दी फुलफिल कर सकें, राइट। फिर इसमें क्या होता है कि इसको लैग को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ा देती है। यानी पहले के बात की जाए अगर तो नॉर्मलाइजली कि जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट उसमें उतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करती है, उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। लेकिन जब कभी मान लीजिए कि किसी कारण से हमारी वो जो फसल है जो क्रॉप है वो खराब हो गई हो और हमें उसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी हो सके
हम इस बैकलॉग को पूरा कंप्लीट कर लें और अपनी तरफ से फिर गवर्नमेंट भी जो है प्रेशराइज करना या एनकरेजमेंट जो है वो देना शुरू करती है ताकि इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करके जो लॉग है उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक, सो दिस इज द मेजर विच इज टेकन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली। इसको हम जनरली कब लेते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के टाइम पे ही लिया जाता है जनरली। आप कॉस्ट साइड मेजर्स की बात करें तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी हम कॉस्ट के साथ कुछ ऐसे अल्टरेशंस करें जिसकी मदद से उसका प्राइस गिर जाए। ठीक, तो अल्टरेशन कॉस्ट के साथ गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देगी सीधे सीधे। अगर टैक्सेस कम हो गए प्रोडक्ट कॉस्ट अपने आप कम हो जाना है। और इसके अलावा एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज जो कि बाहर से आने वाले गुड्स पर हमारे देश में लागू होती है, अगर उसमें भी कटौती कर दी जाए, उसमें भी कमी कर दी जाए, तो वो जो बाहर से इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट हमारे लिए कम हो जाएगी और फिर हम उन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं। राइट, सो दीज आर द टू मेजर्स ड्यू टू विच हमारी जो गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है इन्फ्लेशन को। इसके अलावा हमारे लिए बनती है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? तो हमने देखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है और इसके थ्रू हम मनी सप्लाई को सबसे बड़ा तरीके से, जो आप कह सकते हो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो है आपके देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेना। राइट, तो अगर आपने मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स विच कुड बी टेकन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब अगर बात की जाए इम्पैक्ट की, इस पूरे लेक्चर में जो हमने इन्फ्लेशन पढ़ा उसका समरी अगर हम निकालने की कोशिश करें कि इन सारी चीजों से हमारी इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट वन विल बी द पॉजिटिव्स, सेकेंड वन विल बी द नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स में ये होता है दैट द इन्फ्लेशन इंश्योर्स दैट द सेंट्रल बैंक्स एडजस्ट देयर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन आने के कारण हमने बोला मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू सेंट्रल बैंक्स अपना जो है एडजस्टमेंट करते हैं पॉलिसीज का। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से एडजस्टमेंट करके हम मनी सप्लाई में चेंजेस ले आए और मनी सप्लाई में चेंजेस लाएंगे तो इसके कारण यहाँ पे एक हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी इकोनॉमी में वो अवेलेबल है। राइट, इसमें हमने ये चीज बोली हुई है कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रहता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 4 ± 2 यानी 2 से 6% तक का रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमको मंजूर है और हमारी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि कभी भी हमारे देश में इन्फ्लेशन 2% से नीचे या 6% से ऊपर ना पहुंच पाए। राइट, हमारी कोशिश ये है कि अप्रोक्सीमेटली 4 समथिंग के आसपास फ्लक्चुएट होता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोट करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे या इसके ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश ना करें। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखो इन्फ्लेशन का, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि फिर इसके कारण हमारे यहाँ पर जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी जो है आरबीआई की वो यहाँ से इंक्रीज होती है। राइट, और इसके साथ साथ क्या होता है कि आरबीआई जो है अगर हमारा सेंट्रल बैंक है तो ये चीजों को समझता है। इट विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो। और इसके साथ साथ हमारी आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी तो फिर मिल ही रही है। इन्फ्लेशन इनकरेजेस नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। इन्फ्लेशन के कारण जो है नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना शुरू होते हैं। नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई विल बी ऑटोमेटिकली, नीचे जो है मनी का फ्लो जो है वो कम होना शुरू होगा और फिर हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशंस हैं इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट यहाँ से इंक्रीज होगा। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्फ्लेशन की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी। राइट, क्यों? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन आता है, लोग डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है तो ग्रोथ होती है तो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिर एक दूसरे से इंटरलिंक होते हुए ओवरऑल हमको ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर आप बात करो कि इन्फ्लेशन जो है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे देश में बना रहे, राइट, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास एक हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहे, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जब इन्फ्लेशन के रेट्स हाई होते हैं, इन्फ्लेशन परसेंटेजेस बढ़ते हैं, तो उसी इन्फ्लेशन परसेंटेज के बढ़ने के कारण
हमारे देश में फिर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें भी जो है ये आ सकती हैं, यानी जिन लोगों के पास इस वक्त नौकरियां हैं उनकी नौकरियां जाने की पूरी संभावना यहाँ पर बढ़ती है, राइट। और इसके कारण फिर हमारी जो करेंसीज होती है उस पर भी काफी ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात की जाए फर्स्टली, तो इन्फ्लेशन कॉजेज द डिक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स ओवर टाइम, राइट। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपके मनी की परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है, और मनी की परचेसिंग पावर कम होने का मतलब यही है कि जो रियल वैल्यू है आपके पैसे की वो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो रही है। Inflation causes the uncertainty over the future and this may discourage the investment and savings. क्यों भाई? क्योंकि भाई अगर इन्फ्लेशन है, आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में इसका क्या रिएक्शन होने वाला है या फ्यूचर में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो इसके कारण एक प्रकार की अनिश्चितता आपके भविष्य पर मंडरा रही है। तो उस अनिश्चितता के कारण यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स है ये दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं, राइट। बिकॉज पीपल यूज टू थिंक कि अरे सब कुछ इतना महंगा मिलेगा, हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर दें। अगर कल को मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कई फैमिलीज में, इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में हमारे 20% समथिंग जो है पॉपुलेशन बीपीएल है, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके लिए तो चलिए गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सारे स्टेप्स लेती है, बट व्हेन यू थिंक अबाउट द मिडिल क्लास फैमिलीज और सच एज बात करो आप, तो कई फैमिलीज ऐसे होते हैं जो फिर वहां उस टेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए कि अरे अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया देन व्हाट विल हैपन फॉर द टुमारोज फूड, राइट। तो कल के खाने के इंतजाम के लिए फिर लोग जो है इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों से कतराना शुरू करते हैं कि नहीं, अभी जितना पैसा हाथ में रह सकता है उसको हाथ में रखो, इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हाई इन्फ्लेशन मे लीड टू द शॉर्टेजेस ऑफ goods if consumers begin hoarding out of the concern that prices will increase in the future. अब हमने क्या बोला, हम गए बाजार, हमने देखा कि आज वेजिटेबल्स का जो प्राइस है, सब्जियों का जो प्राइस है, हमने देखा कि हमको ये सब्जियां सस्ते रेट में मिल रही हैं, या हमने देखा कि हमको आज चावल सस्ते रेट में, उतना कंपैरेटिवली सस्ता रेट है, दाल सस्ती रेट है, आप गए लेने बाजार। हुआ ये कि जिस सेलर से आप परचेस कर रहे थे उससे बातों बातों में आपको पता चल गया कि अब जल्दी से जो नया लॉट आने वाला है उसके बाद जो रेट है दालों के भी और चावल के भी, पल्सेस के भी और राइस के भी, ये काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब आपने सोचा कि अरे यार अगर ये इतना महंगा है और ऑब्वियसली फिर आगे जाकर के इसके रेट और बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तो आपने उनकी बात पर विश्वास किया या आपको ये टेंडेंसी आपके दिमाग में आई कि नहीं अभी ये थोड़ा सस्ता है, इसके बाद डबल रेट हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो बेटर ऑप्शन कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस वक्त सिर्फ 5 किलो की थी, आपने जाकर के वहां पे 10 किलो परचेज किया या 20 किलो परचेज किया। आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट सोच रहे हो कि नहीं यार अभी रेट कम है, उसके बाद बढ़ जाएगा तो हम ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। बट आपने क्या किया, आपने एक तरीके से इसको होल्ड कर दिया। आप यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर गुड्स की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, जिसके कारण से उनके प्राइस फ्यूचर में बढ़ने ही वाले हैं। दैट मीन्स कि अगर वो आपका जो सेलर था वो आपसे ना भी कहता तो भी अगर मान लो कि आप उसको होल्ड ना करते तो चांसेस थे कि उनके प्राइस गिर जाते, लेकिन क्योंकि आपने उनको फिर होल्ड करना स्टार्ट करना है कि हर कोई जो है इसी तरीके से रिक्वायरमेंट से डबल ट्रिपल स्टोर कर करके रखना शुरू करेगा, तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होने वाले हैं, राइट। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विच अकर्स इन एन इकोनॉमी। और इसके कारण जो है फिर हमारा ओवरऑल पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, इस बात से डिनायल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप बैलेंस करके देखोगे तो देयर आर मोर नेगेटिव्स एज कंपेयर टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन।